अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो, जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। 1968 में माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आती है। उसके बाद सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में आती है, जिसका पुनः संशोधित रूप 1992 में माननीय बीपी नरसिम्हा राव जी की सरकार में आता है। उसके बाद दोस्तों दौर आता है 2014 का, 2014 का। चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी के द्वारा भारतीय शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए एक नई शिक्षा नीति लाने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया जाता है। सरकार जीतती है, सत्ता में आती है, पार्टी सरकार बनाती है। उसके बाद अपने वादे के अनुसार जो वादा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, उसी के अकॉर्डिंग 2040 में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम जी थे। फिर क्या होता है कि ये कमेटी 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके बाद पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है, जो अपना ड्राफ्ट तैयार करती है और 2019 में अपना ड्राफ्ट तैयार करके पेश कर देती है। ड्राफ्ट के अनुसार 2020 में 27 जुलाई को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी जाती है। नई शिक्षा नीति हमारे लिए बेहद आवश्यक थी, इसलिए भी क्योंकि जिस शिक्षा नीति पर हम लोग अभी काम कर रहे थे वो शिक्षा नीति 34 साल पुरानी हो चुकी थी। 34 साल का समय बहुत ज्यादा होता है बदलाव लाने के लिए। सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी थी। शिक्षा नीति में जो दोष थे, जो खामियां थी, जिनकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पिछड़ती जा रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए, कुछ नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। इनमें से खास बिंदुओं पे हम लोग आज बात करेंगे। मोस्टली वो बिंदु जो हमारी शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये वीडियो का पर्पज है शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मुख्य बिंदु शिक्षा नीति में डाले गए हैं उनके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। और जो भी स्कूली शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि अगर आप लोग प्राइमरी लेवल पे या जूनियर लेवल पे शिक्षक भर्ती की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए जानना भी जरूरी हो जाएगा कि स्कूली लेवल पर या स्कूली शिक्षा से संबंधित कौन कौन से बिंदु हैं जो शिक्षा नीति में डाले गए हैं। तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। और दोस्तों इनमें से आपको अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ने की इच्छा हो तो इसका शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, जो जिसकी घोषणा की गई है, वो मैंने PDF उसकी हिंदी में टेलीग्राम लिंक पे डाल दी है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका दोनों वर्जन है, हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ा ड्राफ्ट है तो हम उसको पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन क्या जिनमें से खास बिंदु मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, आप लोग उनको देखिए और समझिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ NEP फॉर टीचर्स। मतलब टीचर बनने के लिए क्या अर्हताएं एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है कि अब जो शिक्षक बनेंगे वो कैसे होंगे, किस तरह से उनको लिया जाएगा, क्या क्या क्षमताएं उनके अंदर होनी चाहिए, तो इनका भी ध्यान रखा गया। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम जी के कथन के अनुसार इसमें लिया गया है कि वही व्यक्ति शिक्षक बनाया जाए जो सबसे योग्य हो। अब सबसे योग्य होने का तात्पर्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति सबसे योग्य है तो उसको शिक्षक बना दिया जाए। इसका मतलब सारे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में तो योग्य नहीं हो सकते हैं, तो अन्य क्षेत्रों से भी योग्य व्यक्तियों को शिक्षक बनाया जा सकता है। शिक्षक का कार्य होता है सिखाना, टीचर का कार्य होता है टीच करना, मतलब
कोई भी व्यक्ति जो योग्यता रखता है सिखाने की, टीच करने की, वो शिक्षक बन सकता है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि कोई इंजीनियर है, अपने क्षेत्र में वो बहुत एक अच्छा इंजीनियर है, योग्य इंजीनियर है, तो उसको शिक्षक बनाया जा सकता है। किस क्षेत्र में? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। सबसे अच्छा डॉक्टर है, तो डॉक्टर को डॉक्टर के क्षेत्र में शिक्षक बनाया जा सकता है। तो जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनको उनके क्षेत्र में शिक्षक बना दिया जाएगा। कोई लीडर है तो उसको लीडरशिप के क्षेत्र में शिक्षक बनाया जा सकता है। तो योग्य व्यक्ति को शिक्षक बनाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचर्स, मतलब जो टीचर की का सम्मान है उसको वापस लाया जाए। टीचर आप लोग देख रहे होंगे, अभी आप लोग अपने क्षेत्र में किसी से भी पूछ लीजिए, लोग कहते हैं कि प्राइमरी के टीचर काम नहीं करते हैं, सरकारी जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। किसी तरह से शिक्षक का जो सम्मान खो चुका है उस सम्मान को वापस लाया जाए। इसलिए वापस लाया जाए कि जिस जॉब का, जिस प्रोफेशन का, जिस कार्य का सम्मान अधिक होता है उस कार्य को करने का मजा भी उतना ही अधिक होता है। आपका यदि आपकी रिस्पेक्ट होगी जिस काम को लेकर के, आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहेंगे। इसीलिए कोशिश ये की जाएगी कि शिक्षकों को सशक्त बनाया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा, उनके सम्मान को, उनकी गरिमा को वापस लाया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट से संबंधित। रिक्रूटमेंट डिप्लॉयमेंट मतलब जो ऐसे समझ लीजिए आप कि आप जहां का शिक्षक है उसको वहीं की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जैसे आज के समय में क्या होता है कि कोई भी गांव में नौकरी करना नहीं चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई जॉब करना नहीं चाहता है, टीचिंग करनी है आपको, प्राइमरी स्कूल गांव में होते हैं, शहरों में मॉडल स्कूल बने हुए हैं, लोग प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गांव में अभी भी स्थिति यही है कि बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, भले ही वहां किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो। तो सरकार ये कोशिश करेगी कि वहां सुविधाओं को बढ़ाया जाए, लेकिन जरूरी ये है कि शिक्षक भी वहां पढ़ाना नहीं चाहता है। तो अब ऐसे में क्या व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे क्या हो कि उन विद्यालयों की स्थिति सुधरे कुछ। इसके लिए सरकार चाहती है कि लोग गांव की तरफ आकर्षित हों, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वाइनिंग करने के लिए आकर्षित हों। जैसे अभी क्या होता था कि लोग ज्वाइनिंग गांव में ले तो लेते थे, लेकिन कोशिश करते थे कि कैसे भी करके उनका तबादला शहर की तरफ हो जाए। अब ऐसे में सरकार बहुत सारी नए तरीके ऐसे निकाले हैं, आप धीरे धीरे आगे उनको देखेंगे कि जिससे आपका आकर्षण गांव की तरफ बढ़ेगा। शहर से अच्छी सुविधाएं आपको गांव में दी जाएंगी ताकि आप गांव में रह सकें। चौथे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि एक टेस्ट होगा, एनटीए जिसको बोलेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवाएगी। 5 सितंबर 2018 से ये लागू हो चुका है, मतलब होना नहीं है, हो चुका है। 5 सितंबर 2018 से ये लागू हो चुका है। और CBCET कम्युनल यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोला जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसको किया जाएगा, इसको लागू कर दिया गया। देख लीजिए क्या होता है कि वही एक कॉमन टेस्ट आपका करवाया जाएगा शिक्षक बनने के लिए, उसके बाद भर्ती से संबंधित एक परीक्षा और करवाई जाएगी। उसके बाद 5वां पॉइंट आप लोग देखेंगे कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। अब देखिए ये कोई नया पॉइंट नहीं है, 31 जुलाई 2019 से इसको लागू कर दिया गया है। मतलब 2020-21 के बीएड सेशन के लिए ये लागू है। अब इसको राज्य सरकारें किस हिसाब से अपने अनुसार लागू करती हैं ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। इसमें क्या है कि एनटीए पास होने के वाला बच्चा अपने गांव के स्कूल में नौकरी कर सकेगा, उसी गांव में ट्रेनिंग कर सकेगा और वहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। देखिए कि आप बीएड करेंगे 4 साल के लिए, बीएड के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आपके ही गांव में। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि एडमिशन भी उतने ही किए जाएंगे जितनी की सीटें खाली होंगी। इससे क्या होगा, बेरोजगारी है ना उसका ग्राफ कम होगा, क्योंकि उतने ही लोगों को बीएड करवाया जाएगा जितनी सीटें खाली होंगी। आपके गांव में एक सीट खाली है अगर, तो आपके गांव से केवल एक ही बच्चे को बीएड करवाया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बाद आप जो कॉमन टेस्ट है उसको देने के बाद आप बीएड कर सकेंगे, और बीएड करने के बाद आपकी ट्रेनिंग आपके ही गांव में करवाई जाएगी
और उस गांव में ट्रेनिंग करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी वहाँ करा दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ना तो जरूरत से ज़्यादा लोग बीएड करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और ना तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। उसके बाद अब देखिए 6 नंबर पे कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि लोकल एरिया रोल मॉडल्स बनाए जाएंगे। लोकल एरिया रोल मॉडल्स से आप लोग क्या समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाईली क्वालिफाइड टीचर जो लोकल लैंग्वेज में सहज हो उनको ज्वाइन कराया जाएगा। देखिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में हाईली क्वालिफाइड टीचर होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज्वाइनिंग टीचरों की रिक्रूटमेंट के बाद ज्वाइनिंग गांव में करवा दी जाती है, लेकिन 4-5 साल का एक्सपीरियंस या 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं या वो हायर क्वालिफिकेशन कोई कर लेते हैं तो क्या होता है कि उनका प्रमोशन कर दिया जाता है या तबादला कर दिया जाता है, उनको शहर भेज दिया जाता है या अच्छे स्कूलों में भेज दिया जाता है। फिर से नए टीचर आते हैं, अनट्रेंड होते हैं या ट्रेंड भी होते हैं तो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब उनको फिर से गांव की स्थिति ज्यों का त्यों रह जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छा टीचर है, अच्छा काम कर रहा है तो उसको उठा करके शहर भेज दिया। कोई खराब काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको एक गांव से उठा करके दूसरे गांव में डाल देते हैं। क्या हो जाता है इससे? मतलब एक जगह की गंदगी को दूसरी जगह आपने रख दिया, एक जगह की कमी को दूसरी जगह डाल दिया। जो कमी वो यहाँ कर रहा था वो तो दूसरी जगह भी करेगा। इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि जो हाईली क्वालिफाइड टीचर होंगे, अच्छे टीचर होंगे, उनको गांव में अपॉइंट किया जाएगा। गांव में अपॉइंट करने से क्या होगा कि गांव में ज्वाइन करा दिया, लेकिन गांव में रहना चाहे, गांव में उसका इंटरेस्ट बढ़े, इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि उसका हाउस अलाउंस बढ़ा दिया जाएगा, जो आपको घर का किराया मिलता है वो आपको बढ़ा करके दिया जाएगा शहरों की अपेक्षा गांव में। अभी क्या होता है कि शहरों में ज्यादा मिलता है, गांव में कम मिलता है, लेकिन इसके बाद गांव में ज्यादा मिलने लगेगा और जो शहर में रहना चाहेगा उसको थोड़ा सा कम मिलेगा। सैलरी में भी यही डिफरेंस आएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले टीचर होंगे उनकी सैलरी ज्यादा होगी अपेक्षा करें तो शहरों में काम करने वाले टीचरों से। और इसमें बताया गया है कि हाँ, और ग्रामीण क्षेत्रों की जो है सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। जितनी प्रकार की सुविधाएं सरकार बढ़ा सकती है वो ध्यान करेगी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता या स्कूली शिक्षा जो है, प्राइमरी टीचर की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उनकी आवश्यकता शहरों की अपेक्षा गांव में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से टीचरों का आकर्षण बढ़ाने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश की जाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उनके लिए सुविधाएं बढ़ा सके उतनी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी पूरी तरह से। इसका ये शिक्षा नीति में वादा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है कि टीचर ट्रांसफर से संबंधित है। ये टीचर ट्रांसफर से संबंधित क्या क्या है कि स्थानांतरण पर रोक लगा दी जाएगी। स्थानांतरण पर रोक मतलब अच्छा नहीं है ये पॉइंट और खराब भी नहीं है। अच्छा क्या नहीं है कि आपको एक बार जहां ज्वाइन करा दिया गया है आपको वहीं आजीवन नौकरी करनी पड़ सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आपका ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो यदि कोई लड़का है या लड़की है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी शादी हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में, या माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थितियां, कुछ विशेष परिस्थितियों में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, अन्यथा आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये रूल है, ये रूल DISE के अंतर्गत 2017 जुलाई से लागू किया जा चुका है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और इससे कुछ अच्छा ये हो सकता है कि पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और थोड़ा सा भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार का मतलब है कि ज्वाइनिंग होती है, किसी तरह से ज्वाइनिंग हम लोग करवा लेते हैं आज के टाइम पे, फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ जुगाड़ लगा करके, पैसे लगा करके, ऐसे करके ट्रांसफर करवा लिया जाता है। तो सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। थोड़ा सा ये भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा ट्रांसफर वाला और पारदर्शिता बढ़ेगी इससे, है ना।
तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET। इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा हमारे लिए। सीटेट का एग्जाम भी आने वाला है, उसके बाद टेट आएगा, वैकेंसियाँ भी निकलेंगी बहुत सारी। यहाँ पे शिक्षक की जो वैकेंसी है उसको 3 गुना करने की बात की गई है। करीब करीब 2.5 से 3 लाख नई वैकेंसियाँ केंद्र सरकार मिलकर और राज्य सरकार मिलकर के इनका सृजन करेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जो टेट के बारे में क्या कहा गया है, टेट के बारे में काफ़ी बड़े बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आने वाले टेट में कंटेंट एंड पेडागोजी को बढ़ावा मिलेगा। मतलब जो आने वाला टेट या सीटेट रहेगा उसमें कंटेंट ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और पेडागोजी पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पेडागोजी के क्वेश्चन अभी जो आता था रेशियो उससे थोड़ा सा अब ज़्यादा होने लगेगा। अभी फिलहाल में जो हमारा सीटेट का पेपर आने वाला है उसमें तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका पेपर बहुत पहले से बन के रखा हुआ है तैयार, शिक्षा नीति आने से पहले ही। लेकिन जो अगला आएगा उसके बाद नेक्स्ट जितने भी हमारे एग्जाम होंगे हो सकता है उनमें ये सारे नियम लागू कर दिए जाएं। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टेट का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। मतलब टेट के अभी हम लोग 2 पेपर दे रहे थे, जूनियर लेवल पर और एक होता था प्राइमरी लेवल पर, जिसको हम लोग बोलते थे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड या लेवल 1, लेवल 2। अब उसकी जगह पे जो नया नियम आया है, नया नियम के नई व्यवस्था के अनुसार अब टेट 4 दिए जाएंगे। अभी हम लोग 2 पेपर दे रहे थे, अब 4 पेपर होंगे टेट के। 4 पेपर में क्या क्या रखा गया है, 5+3+3+4 का इन्होंने रखा है। यहाँ पे 4 पेपर इस तरह से रखे गए हैं। देखिए किस तरह से, जैसे 5 जो पहला वाला है फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल कोर्स बोला जाएगा, फंडामेंटल टेट बोला जाएगा। फंडामेंटल से मतलब है कि जो हमारे 3 साल होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी, PG होता है, PG के बाद LKG होता है, फिर UKG होता है। उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास को जोड़ करके 5 का बनाया गया है। उसके बाद जो 3 है वो है होगा 3rd, 4th और 5th का। 3rd, 4th और 5th के बाद फिर आता है 6th, 7th और 8th को एक अलग रखा गया है। उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th को एक कैटेगरी में 4th के अंतर्गत रखा गया है। चारों के टेट अलग अलग होंगे, उसी के अनुसार उनको भर्तियां दी जाएंगी। जैसे अगर आप लेवल 1 को क्रॉस करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे PG, LKG, UKG फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए। आप लेवल 2 को क्वालिफाई करते हैं तो आप 3rd, 4th और 5th के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप लेवल 3 को क्रॉस करते हैं तो आप 6th, 7th और 8th के लिए एलिजिबल रहेंगे और 9th, 10th, 11th, 12th के लिए आपको लेवल 4 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये हमारा टेट का। उसके बाद इन प्रक्रियाओं को लागू करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आने वाला टेट ऐसा हो जाएगा या व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएंगी। व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो इनका लक्ष्य जो रखा गया है 2025 रखा गया, 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी कि 2025 तक ये लक्ष्य पूरे हो जाएं, ये नीतियां हैं वो लागू हो जाएं। उसके अलावा इसमें एक नई बात ये है कि सब्जेक्ट टीचर जो होता है, सब्जेक्ट टीचर के लिए टेट और NTA का स्कोर भी काउंट किया जाएगा। देखो टेट का स्कोर अभी तक काउंट नहीं होता था। टेट या सीटेट जो हम लोग देते थे, वैकेंसी में जो मेरिट बनती है उसमें हमारे टेट और सीटेट का मार्क्स काउंट नहीं किए जाते थे, ओनली उनका स्कोर काउंट किया जाता, ओनली उनका क्वालिफिकेशन काउंट किया जाता था। बस ये क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम थे कि क्वालिफाइड आप हैं तो अगली वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, मेरिट के लिए NTA का और टेट का भी, दोनों का मार्क्स जो होते हैं, जितने भी आप मार्क्स लेंगे वो भी आपके ऐड किए जाएंगे। उसके बाद इनमें एक पॉइंट डाला गया है कि राज्य सरकारें अपने अनुसार इसको प्रभावी कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जिन राज्यों में BJP गवर्नमेंट रहेगी वो राज्य सरकारें इसको लागू जरूर करेंगी। बाकी की सरकारें इन पर विचार कर सकती हैं अपने अनुसार। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार
जो शिक्षा व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची में डाली गई है, तो राज्य अपने हिसाब से इसके नियम को बदलाव कर सकता है। अब देखिए, पहली चीज ये कोई बिल है नहीं, कानून है नहीं, तो राज्य सरकारें इनको अपने हिसाब से भी लागू कर सकती हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है वही प्रभावी की जाएगी। उसके बाद देखिए कि नई भर्ती में इंटरव्यू होगा। देख लीजिए कि जो पॉइंट आप लोग इतने दिनों से खोजबीन कर रहे हैं, जिसके बारे में सुन सुन के परेशान हो रहे हैं, वो पॉइंट क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि नई भर्ती में इंटरव्यू भी होगा, जिसमें पैशन एंड मोटिवेशन, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन चेक भी किया जाएगा। देखो, अभी क्या होता था कि इंटरव्यू जो सेंट्रल एग्जाम होते थे उनमें होता है अभी भी, और इसमें नया कुछ है नहीं, क्योंकि अभी भी होता था, लेकिन जो स्टेट एग्जाम है उनमें अभी तक इंटरव्यू नहीं होता था। अब इंटरव्यू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं कि लोग परेशान हो रहे थे इस बात को लेकर के कि इंटरव्यू होगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा, जातिवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक इंटरव्यूअर होता है कहीं ना कहीं वो भी एक इंसान ही होता है, और उसके लिए इन सबसे दूर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा इंटरव्यू से मिलता ही है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी इसमें एक पॉइंट रखा गया है कि इसके लिए मानक तैयार किए जाएंगे। मानक कैसे होंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो इंटरव्यू आपका होगा वो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात, उसका रिकॉर्डिंग की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही की जाएगी, जिसको पब्लिश भी किया जाएगा। इसके लिए एक टीम बनाई जाएगी, इंटरव्यूअर पे नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, संस्था बनाई जाएगी, उसको पास भी वो रिकॉर्डिंग जाएगी। रिकॉर्डिंग इंटरव्यू के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा आपके पास भी रहेगी रिकॉर्डिंग, तो इससे क्या होगा, आपके भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं कमी होगी भ्रष्टाचार में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रुपिंग ऑफ स्कूल्स। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, शिक्षा नीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी और बहुत अच्छी चीज़ भी है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर स्कूल शेयर करेंगे। देखिए कि जैसे पर्टिकुलर स्कूल टीचर से मतलब क्या होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टीचर होते हैं, जैसे आपका फिजिकल टीचर हो गया, आर्ट का टीचर हो गया, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर हो गया, है ना। इस टाइप के जैसे लैंग्वेज टीचर होते हैं, वोकेशनल, फिजिकल, इस टाइप के जो भी टीचर रहते हैं हमारे, तो वो क्या करेंगे, स्कूल को शेयर करेंगे। अभी हमारे स्कूलों में समस्या क्या हो रही है कि प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों का रेशियो कहीं कहीं ज़्यादा है, 50 से 100 बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल में, टीचर एक ही है, कैसे संभाल पाएगा वो उन सबको। इसके लिए क्या होता है कि इतने ज़्यादा हम टीचर भी नहीं दे पा रहे हैं स्कूलों को कि वो आसानी से संभाल सकें। सरकार ने कोशिश की है, कहीं कहीं पे 4 टीचर लगे हुए हैं, 3 टीचर लगे हुए हैं, बच्चे 10 ही बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि आसपास के क्षेत्रों में स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिसमें क्या रहेगा, अगर जैसे 1 घंटे फिजिकल का टीचर एक स्कूल में देगा तो वो बाकी का समय अन्य स्कूलों में देगा, यानी एक ही टीचर स्कूलों को शेयर करेगा। स्कूल की बिल्डिंगें शेयर की जाएंगी, ताकि क्या होगा, संसाधन की कमी ना हो, संसाधन उतने ही संसाधन में आसानी से हम लोग इसको प्रभावी रूप से, सुचारू रूप से लागू कर सकें। अब देखो, ये जो टीचर स्कूलों को शेयर करेंगे ये दिन के हिसाब से करेंगे। जैसे एक टाइम टेबल होता है हम लोगों को स्कूल में कि मंडे ट्यूसडे को एक टीचर इस स्कूल में पढ़ाएगा, वेडनेसडे थर्सडे को किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाएगा, फ्राइडे सैटरडे को किसी अन्य स्कूल में पढ़ा देगा, है ना। तो क्योंकि बहुत सारे टीचर की ऐसी ज़रूरत होती है, मान लीजिए म्यूजिक टीचर की ही बात ले लो, तो एक प्राइमरी स्कूल में आज की स्थिति को देखते हुए म्यूजिक टीचर को अलग से अपॉइंट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बच्चों की प्रतिभा को भी मौका न मिले ये भी गलत होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टीचर रख सकते हैं जो स्कूल को शेयर कर लेगा, है ना, पास के स्कूलों को। इस तरह से स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट क्या है, लोकल मास्टर इंस्ट्रक्टर, स्थानिक मास्टर अनुदेशक। अब इनकी व्यवस्था भी की जाएगी। इनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, स्थानिक कलाओं जैसे अच्छे आर्टिस्ट, हस्तकला, अच्छे किसान होंगे या लोकल व्यवसायी होंगे,
स्कूल में ट्रेनिंग दे सकेंगे, जिससे स्थानीय ज्ञान का संरक्षण होगा तथा बढ़ावा मिलेगा। बहुत देखिए समझिए इसको कि स्थानीय कलाकार हैं, जैसे कोई किसान है, अब वो बहुत अच्छी किसानी करता है या वो उसको अनुभव है अच्छा सा किसानी का, तो ये एग्रीकल्चर भी एक सब्जेक्ट होता है स्कूलों में, बच्चों के लिए वो जानना भी जरूरी होता है। तो वो क्या करेगा, स्कूल में जाकर के शिक्षा दे सकेगा, वो टीच कर सकेगा हाउ टू फार्मिंग। या कोई एक अच्छा किसान को ना लेकर के कोई हस्तकला संबंधित ले लीजिए कि जैसे कोई भी आप एक कार्य ले लीजिए, आप उस कार्य के क्या हैं, मास्टर हैं, उस कार्य को अच्छे से कर लेते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप बच्चों को जाके सिखा सकते हैं स्कूल में जाके। यानी कि जो पहली लाइन मैंने बताई थी कि शिक्षा नीति में कही गई है कि जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा वही शिक्षक बनेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। गांव के क्षेत्र में आप ज्वाइनिंग किए हुए हैं और गांव से संबंधित तो कोई भी व्यक्ति है जो योग्य है किसी क्षेत्र में, आप उसको बुला करके उससे टीचिंग करवा सकते हैं। ये नई व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है टीचर वैकेंसी फोरकास्टिंग, मतलब इसमें जीरो वैकेंसी की संकल्पना पे काम किया जाएगा। जीरो वैकेंसी की संकल्पना पे काम कैसे, जैसे कि स्कूलों में क्या होता है कि टीचर का रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद उस टीचर की सीट खाली हो जाती है, लेकिन बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, बच्चों का तो एडमिशन हो रहा है। अब ऐसे में अगर टीचर की कमी है तो क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आएगा, उनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल जाएगी, कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से पिछड़ने लगते हैं। किसकी वजह से, टीचर की कमी की वजह से। वैकेंसी इतनी जल्दी हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नए टीचर स्कूलों को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था में परेशानी, बाधा उत्पन्न होती है। अब ऐसे में हम लोग क्या नई संकल्पना को देख रहे हैं, जीरो वैकेंसी। ये कैसे लागू की जाएगी कि इसमें सबसे पहले क्या होगा कि टीचर के रिटायरमेंट से पहले ही उस वैकेंसी को निकाल करके पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि हम पूर्व अनुमान लगा लेंगे कि ये इस स्कूल में इतने समय के बाद इस टीचर का रिटायरमेंट होगा, तो जो सीट खाली होगी उसके लिए पहले से ही हम एक व्यक्ति को या बालक को ट्रेंड कर देंगे, उस सीट के लिए पहले से ही उसको ट्रेंड करके रखेंगे ताकि आने वाले समय में वो सीट खाली ना रह पाए। तो ये एक अच्छा नियम है और इससे क्या होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर। सर्विस कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लीन टॉयलेट, क्लीन वाटर, अट्रैक्टिव स्पेस, स्पोर्ट्स, इन सबको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि बालक के विकास के लिए एक कमरा, एक शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण विकास की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। संपूर्ण विकास के लिए बालक का शारीरिक विकास भी होना जरूरी है, उसका मानसिक विकास भी होना जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ और अन्य जैसे शिक्षा से संबंधित है, जैसे कि उसको संगीत का ज्ञान भी अगर उसकी रुचि है तो देना चाहिए, है ना, और कला का ज्ञान भी देना चाहिए उसको। अगर कोई बालक खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसको खेल का मैदान भी प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि सतत और संपूर्ण विकास बालक का हो सके, सारे क्षेत्रों में वो पूर्ण रूप से विकास कर सके। इसकी संकल्पना यहाँ पे दी गई है, कोशिश की जाएगी कि इसको पूरा किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कोलैबोरेटिव स्कूल मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की गई है, सहकारी सहयोगी विद्यालयी प्रबंधन। जैसे पेरेंट्स होते हैं और जो लोकल स्टॉक होल्डर होते हैं वो स्कूल कॉम्प्लेक्स में उनको शामिल किया जाएगा और एक मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। जैसे क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, तो उन पेरेंट्स को मिला करके और स्थानीय निकाय में जो संबंधित व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्तियों को मिला करके एक मैनेजमेंट समिति बनाई जाएगी जो स्कूल कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हो गई। वो भी क्या करेगी, वो शिक्षा से संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी, है ना, कोलैबोरेट करके चलेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉन टीचिंग एक्टिविटीज। नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है बहुत सारे नॉन टीचिंग वर्क में, है ना, जैसे गैर शैक्षिक जो कार्य होते हैं उनमें उनकी टीचिंग लगा दी जाती है, उनकी ज्वाइनिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे कहीं भी जनगणना में लगा दी, या हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, इन सारी कार्यों से एक आने वाले शिक्षक को मुक्ति मिल जाएगी।
यानी कि उसको अन्य जो गैर शैक्षिक कार्य हैं उनमें नहीं लगाया जाएगा, उनको संलग्न नहीं किया जाएगा, उनको केवल और केवल शैक्षिक कार्यों में संलग्न किया जाएगा। जैसे आपकी परीक्षा के समय ड्यूटी लगाई जा सकती है क्योंकि वो शैक्षिक कार्य है ना। लेकिन जैसे कि आपके चुनाव है, ये गैर शैक्षिक कार्य है, और आपका जनगणना हो गया, ये भी गैर शैक्षिक कार्य है, तो इनमें आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग टीचर इंप्रूवमेंट से संबंधित लेते हैं, टीचर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने की भी आवश्यकता हमें महसूस होती है। एक समय के बाद क्या होता है कि हमारी चीजें पुरानी हो जाती हैं, है ना, नई चीजों की आवश्यकता हमें होती है। अब ऐसे में क्या होता है, पुराने शिक्षक नई व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पुराने माहौल में ढले हुए हैं। ऐसे में क्या होगा, प्रत्येक वर्ष 50 घंटे की CTP क्लास चलाई जाएगी जो हर एक टीचर के लिए मैंडेटरी होगी, है ना। मैंडेटरी होने का मतलब है कि उसको वो ज्वाइन करनी ही होगी। अब इसमें क्या होगा कि कोई टीचर आपको सिखाएगा नहीं, कोई नया आकर के, क्या होगा, आपस में ही सारे टीचर एक दूसरे से मिलेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे और उनके समाधान को भी वो खुद ही निकालेंगे। इससे क्या होगा, नए जो नवाचार है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टीचर इंसेंटिव की बात की गई, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारी आने वाली जो नई भर्ती है, नई ज्वाइनिंग है, इन सब से संबंधित है, हमारी नौकरी से संबंधित है, या यूं कहें हमारे वेतन से संबंधित है। इंसेंटिव्स का क्या मतलब होता है, इंसेंटिव्स का मतलब है कि आप किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य करने के दौरान जिस तरह से आप क्या है, बच्चों की परीक्षाएं लेते हैं, उनको अंक देते हैं, मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं, रिजल्ट देते हैं ना, उसी अगले क्लास में उसको प्रमोट करते हैं। इसी तरह से क्या है, अब बच्चा आपको प्रमोट करेगा, बच्चा और उसका पेरेंट्स मिल करके आपको प्रमोट करेंगे, दोनों लोग मिल करके। कैसे, जैसे कि आपके कार्य के अनुसार, है ना, आपके कार्य के अनुसार बच्चा आपको अंक प्रदान करेगा, आपको नंबर देगा, बच्चे के अभिभावक होंगे, पेरेंट्स होंगे जो भी, वो आपको अंक प्रदान करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि आपने क्या काम किया है, कैसे पढ़ाया है, आपकी टीचिंग मेथड आपका कैसा रहा, इन सब को लेकर के कई मानक तय किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स देने के बाद क्या होगा, उसी को आधार बना करके आपकी वेतन में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन होगा, जो कुछ भी होगा आपके इंसेंटिव्स के आधार पे होगा। वो पॉइंट कौन देगा, आपके स्टूडेंट्स हो गए और स्टूडेंट्स के गार्जियंस हो गए, ये लोग मिलके आपको इंसेंटिव्स देंगे और आपका उसी आधार पे आपका प्रमोशन किया जाएगा, उसी आधार पे आपकी वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। और अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं, आपका इंसेंटिव्स अच्छा नहीं आता है, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी वेतन में कमी की जा सकती है। और अगर आपका कार्य थोड़ा सा खराब रहता है, ज्यादा खराब रहता है, इस लायक नहीं रहता है कि आप उस कक्षा में पढ़ा पाएंगे, तो आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप काम भी ना करें और आप नौकरी भी करते रहें, है ना। तो आपको काम करना होगा अगर आपको नौकरी करनी है तो। अभी आज के टाइम पे अभी तक तो फिलहाल तो ऐसा हो रहा है कि अध्यापक पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, वो आराम से धड़ल्ले से नौकरी कर रहा है। प्राइमरी स्कूलों में ऐसा हमारे यहाँ तो ज्यादातर देखा जाता है। उसके बाद फिलहाल इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने जो शिक्षा नीति में हमारे लिए जो जरूरी बातें हैं हमें उन पे बात करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा कि अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीजें इसमें बताई गई हैं कि नो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से मतलब है कि जैसे आपकी ग्रोथ है ना वो हॉरिजॉन्टल इस तरह से नहीं होगी कि आप प्राइमरी में ज्वाइन हुए थे तो आपका आप एक्सपीरियंस्ड हो गए या आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपको प्राइमरी के बाद जूनियर में कर दिया जाए, जूनियर के बाद टीजीटी पीजीटी में कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा कि अभी होता है। अभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद जो अभी टीचर बन रहे हैं ना, तो वो ज्वाइन करने के बाद कुछ सालों तक 5 या 10 साल तक नौकरी करने के बाद अपना प्रमोशन करवा के जूनियर में चले जाते हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है और क्या होता है कैटेगरी भी बढ़ जाती है। लेकिन अब फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब क्या होगा कि आप प्राइमरी में हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या होगा आपकी उसी कैटेगरी में आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपकी वेतन बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो प्राइमरी लेवल पे क्या बच्चे को जरूरत नहीं है एक अच्छे टीचर की,
वहाँ भी बच्चे को अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। इस वजह से अगर आप अच्छे हैं तो आपको वहीं रखा जाएगा, आपकी सैलरी वहीं बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो आप अच्छे हैं, आपको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, एक नए टीचर को वहां पे ला के रख दिया, तो जो पिछड़ा बालक है या जो प्राइमरी लेवल का, उसको समस्याएं पहले भी आ रही थी, आगे भी आती रहेंगी। तो इससे क्या होगा कि हर क्षेत्र में अच्छे टीचर बने रहेंगे, उनकी कमी नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें क्या है कि आप अगर एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपको इंसेंटिव्स अच्छा रहता है, तो प्रमोशन के दौरान आपको क्या है, मेंटोर बना दिया जाएगा या लीडर बना दिया जाएगा। आप एक विद्यालय में हैं, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उस विद्यालय का मेंटोर बना दिया जाएगा, आपको उसी विद्यालय का लीडर बना दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आप उसी विद्यालय के जो टीचर, अदर टीचर होंगे, उसके आसपास के स्कूल कॉम्प्लेक्स के टीचर होंगे, आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको अपने टीचिंग मेथड्स बता सकते हैं, आप उनको ट्रेंड कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके बदले में आपकी वेतन में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना, कि सारे क्षेत्र में अच्छे टीचर हमारे बने रहेंगे। अब अच्छे टीचर को दूसरी जगह ना भेज करके उसी स्कूल के अन्य टीचर को ट्रेंड करने की सुविधा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगर आपको लगता है कि इस कैटेगरी में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपको दूसरी कैटेगरी में होना चाहिए, तो क्या आपको दूसरी कैटेगरी में भी डाल दिया जाएगा, परंतु आपकी वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आप प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपको जूनियर में होना चाहिए था, आप बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आपको जूनियर में कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी वेतन नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, है ना। इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि 2 कंडीशन रहेंगी, आप बस इतना समझ लीजिए कि यदि आप अपनी कैटेगरी को चेंज करवाते हैं तो आपकी सैलरी ज्यों का त्यों रहेगी, और अगर आप कैटेगरी को चेंज नहीं करवाते हैं, आपका इंसेंटिव अच्छा है, तो आपका उसी कैटेगरी में आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और आपको अगर दोनों में प्रॉब्लम होती है तो बाहर का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट जो भी शिक्षा नीति से हमारे सामने निकल के आएंगी, उनके बारे में हम लोगों ने जाना, उनके बारे में हम लोगों ने समझा। जो टीचर भर्ती से संबंधित बातें थी वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी बातें शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें दी गई है, कोई हवाबाजी नहीं हो रही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी, जिसपे आप लोग उस हिंदी में है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे पॉइंट उससे मैच करा सकते हैं, है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ने की इच्छा हो तो आप वहां से टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। और दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कूली शिक्षा से संबंधित कुछ बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग स्कूल टीचर बनने जा रहे हैं या स्कूल टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो स्कूल में जो नए बदलाव होने वाले हैं वो भी हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाते हैं। क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे वो कांस्टेबल की हो अथवा वहां से लेकर के IAS तक की परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन शिक्षा नीति से नहीं आएगा तो कहां से आएगा। आप समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा करंट का क्वेश्चन इसी से बनता है कि शिक्षा नीति से 2-4 क्वेश्चन आने लगभग तय हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में तो आप समझ लीजिए बिल्कुल निश्चित है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो हम लोग स्कूली शिक्षा से संबंधित भी जो बदलाव हुए हैं, मुख्य बदलाव हुए हैं, वो पॉइंट वाइज अगले वीडियो में हम लोग उनको देख लेंगे, और उनमें जो जो फैक्ट हमारे बन रहे होंगे, और बहुत सारी जो नए नियम लागू किए गए हैं या नई संस्थाएं बनाई जाएंगी या नया कुछ ऐसा होगा जिनका फुल फॉर्म से लेकर के उनकी डेटें, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें समझी, अपनी टीचिंग भर्ती से संबंधित चीज़ें समझी, और अगले वीडियो में आप लोग हमारे साथ स्कूली शिक्षा का आनंद लेंगे। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।